दोस्तों नमस्कार। मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हम लोग का है बिहार पुलिस 2023 का जो रिक्वायरमेंट आया है उससे संबंधित, जो कि इसका जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और यह नए सिलेबस पर बिल्कुल आधारित है, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आते हैं और ज़्यादातर प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्नों का इसमें मूव किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। आज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 2022 बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। बात करें इसके आंसर की, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा औसत वर्षा होती है वो होती है ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, मानसिन डाम में औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा होती है। बात करें कि मानसिन डाम ये है कहाँ, तो दोस्तों मानसिन डाम ये भारत में है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में भी कहाँ, तो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के मेघालय राज्य में मानसिन डाम स्थित है। बात करें दोस्तों कि यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 11,872 mm ये औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा नमी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा यही होती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें कि सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटकामा मरुस्थल। आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे। अटकामा मरुस्थल में यहाँ पे आपको औसत वार्षिक वर्षा पूरे विश्व में सबसे कम होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बात करें कि यहाँ पे कितना होता है, तो लगभग 10 औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। जो सबसे शुष्क जगह माना जाता है वो अटकामा मरुस्थल को माना जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये भी बिहार पुलिस के आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगर बात करें दोस्तों 61वें संविधान संशोधन की, तो ये कब हुआ था, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ये 1989 ईस्वी में हुआ था। और अनुच्छेद 326 ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 326 ये हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपको आर्टिकल ही पूछ दे। इसी 326 में संशोधन करके दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये भी आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बात करें दोस्तों सबसे पहले कि 42वें संविधान संशोधन हुआ कब था, तो इसके डेट को याद रखना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट संशोधन था। 1972 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो सरकार, जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, वो थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उस समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। और यहाँ पे सवाल कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो दोस्तों ये गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों इसी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत ही स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिचर्ड एटनबरो ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। बात करें कि इसमें एक और सवाल दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का रोल इसमें किसने किया था। तो महात्मा गांधी का रोल बेन किंग्सले के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ये हो सकता है इस बार के एग्जाम में आपसे पूछ ले। तो बेन किंग्सले के द्वारा महात्मा गांधी का किरदार किया गया था। बात करें भारत में यह कब रिलीज हुआ था? यह फिल्म भारत में जो रिलीज हुआ था वो रिलीज हुआ था 30 नवंबर 1982 ईस्वी को। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, डेट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें कि इस फिल्म के जो वेशभूषा डिजाइन किया गया था, वेशभूषा का जो डिजाइनिंग किया गया था, डिजाइन वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये भानु अथैया के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, भानु अथैया। ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रथम भारत का राज्य ओडीएफ घोषित हुआ है वह हुआ है सिक्किम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 6 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट डैश से संबंधित था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और सबसे पहले अगर बात करें कि 1932 का पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। तो ये पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता कहाँ हुआ था? तो पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। पुणे के यरवदा जेल, ये भी जगह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर डेट की बात करें तो दोस्तों जो समझौता हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। ये पूरा डेट आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी आपसे पूरा डेट पूछे जाते हैं। तो एक बार नजर डालते हैं कि पूना पैक्ट क्या था। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया गया। इसमें क्या था? तो इसमें दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात किया गया था। आपके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल जो पहले दिया गया था उसको बंद करके, यानी निर्वाचन मंडल को समाप्त करके और दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई थी इस समझौते में। जिसमें अगर बात करें इस आरक्षित सीट में विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई थी? तो विधानसभा की अगर बात करें तो 71 से बढ़ा के इसमें आरक्षण की संख्या 148 कर दी गई थी। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और केंद्रीय विधायिका की अगर बात करें सांसद की, तो कुल सीट जो उसमें की गई थी वो 18% कर दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बिहार के 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की, तो बिहार की जो साक्षरता दर थी वो थी 63.82%। ये बिहार की साक्षरता दर थी। बात करें इसमें दोस्तों पुरुष का, मेल का कितना था और फीमेल का कितना था, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बिहार के वाले एग्जाम में ये अक्सर पूछ दिया जाता है। तो पुरुष की अगर बात करें तो ये था 73.39%, ये पुरुष का प्रतिशत है साक्षरता का, और महिला का था 53.33%, ये महिला का था। ये बिहार की दोस्तों आंकड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही अगर बात करें कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है, सबसे अधिक की अगर बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है? तो ये केरल में है, ये आप लोग जानते होंगे। और केरल में बात करें कि साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 94 यानी 94% साक्षरता दर केरल में है। इसमें एक और पॉइंट दोस्तों बन के आता है कि कौन सा जो भारत में सबसे ज़्यादा समुदाय की अगर बात करें तो कौन सा समुदाय सबसे ज़्यादा शिक्षित है? तो दोस्तों जैन समुदाय जो है वह सबसे ज़्यादा भारत में शिक्षित पाए जाते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोडरमा अबरक उत्पादक केंद्र डैश राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
कोडरमा जो है वह झारखंड में स्थित है, जो अबरक के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करें दोस्तों तो झारखंड में एक और जो उत्पादक केंद्र है वह है कोयला का, और वह कौन सा क्षेत्र है, तो झारखंड का झरिया क्षेत्र, जहां कोयला की प्रधानता सबसे अधिक मानी जाती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में से किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 नॉटिकल मील तक सुनिश्चित किए जाते हैं प्रादेशिक जल और संसाधन समुद्रों के बीच की दूरी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों, कभी कभी ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि एक नॉटिकल मील या समुद्री मील क्या होते हैं। तो बात करें एक नॉटिकल मील या समुद्री मील की, एक समुद्री मील की अगर बात करें तो ये हो जाते हैं 1.1508 लैंड मील या 1.85 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, एक समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों कंडीशन है। बात करें कि किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। वो आर्टिकल है 85 का बी। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोकसभा को राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर भंग कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। चलिए बात करें अब अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल गेट्स के द्वारा ये पुस्तक बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट लिखा गया है। जिसमें इस पुस्तक में किसकी बात की गई है, किसकी प्रमुखता की बात की गई है दोस्तों, तो इसमें व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की बात की गई है, प्रौद्योगिकी की बात की गई है। और साथ ही साथ इसमें डिजिटल एवं सूचना नेटवर्क को बढ़ाने की बात की गई है इस किताब में। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत वीवीआई सवाल है। बात करें अगर क्वाड की, तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक है भारत। ये 4 देश क्वाड के समूह है, आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रूस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में की गई थी, और जापान के उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे, जापान के पीएम शिंजे अबे के द्वारा किया गया था जापान में 2007 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। ये दोस्तों लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में स्थित है। बात करें भारत में कहाँ स्थित है, तो भारत में ये स्थित है लद्दाख में एक हानले गांव, वहीं पे इसको स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है कितना है, तो 4500 मीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4500 मीटर ऊंचाई की स्थित है। बात करें कि इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, तो इसका नाम दिया गया है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 14, सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो दोस्तों बात करें सरकारिया आयोग की, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था, इसके बारे में पहले जान लेते हैं
यह किया गया था जून 1983 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, वो थे रंजीत सिंह सरकारिया। ये आपको ध्यान में रखना है, रंजीत सिंह सरकारिया, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे और जून 1983 में इस समिति का, इस आयोग का गठन किया गया था। इसका जो मुख्य काम था दोस्तों वो केंद्र राज्य संबंधों में शक्ति का बंटवारा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को ये आयोग बनाया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रूस में ड्यूमा क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बात करें रूस में ड्यूमा की, तो वह रूस के संसद का नाम था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग को ही नीति आयोग बना दिया गया। बात करें नीति आयोग कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। बात करें अगर नीति की, तो इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। बात करें दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। बात करें इसके उपाध्यक्ष के बारे में, तो वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष है वह है सुमन बेरी। ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ दे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 की बात करें दोस्तों, तो भाग 2 में इसमें नागरिकता से संबंधित बात किया गया है, नागरिकता से संबंधित बात किया गया है। भाग 3 की अगर बात करें तो मूल अधिकार की बात की गई है, और भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों अगर यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र में आर्टिकल कितना से कितना होता है, तो 1 से 4 इसका आर्टिकल होता है। बात करें नागरिकता की, तो 5 से 12 इसका नागरिकता का आर्टिकल होता है। बात करें मूल अधिकार की, तो इसका जो आर्टिकल होता है दोस्तों वो होता है 13 से 35 इसका आर्टिकल होता है। और बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो 36 से 51 इसका आर्टिकल होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। बात करें 1857 की क्रांति का, तो 1857 के क्रांति के जस्ट बाद दोस्तों 1858 में एक अधिनियम आया, जिसके तहत भारत का जो गवर्नर जनरल पद था, भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा के वहां पे क्या कर दिया गया, तो वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों
भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि इसी के शासनकाल में गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके वायसराय कर दिया था। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एक कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और दूसरा यहाँ से शुरू होगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, क्योंकि इसी के शासनकाल में वायसराय शब्द बना था। तो प्रथम वायसराय का भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बात करें दोस्तों साख के बारे में, तो साख एक ऐसा ऋण होता है जो कि आसानी से और कम ब्याज पे आपको उपलब्ध हो जाए, तो उसे साख कहते हैं। तो साख का औपचारिक स्रोत की अगर दोस्तों बात करें, तो व्यापारी से ये आपको महंगा मिलेगा, साहूकार से ये भी आपको ब्याज रेट महंगा मिलेगा, मित्र एवं रिश्तेदार से कह नहीं सकते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सहकारी समितियां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे आपको कम ब्याज पे आपको ऋण मिल जाएगा। सहकारी समितियां हो गई, बैंक हो गया, ये सब आपको कम ब्याज में ऋण आपको उपलब्ध करा देगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। बात करें कि चंबल नदी गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश। और जिला की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, तो मंदसौर जिला, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी आधारशिला की निर्माण की, तो इसकी आधारशिला निर्माण 7 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1954 को रखा गया था। किसके द्वारा, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 22, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे। तो बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्थापना इसका 1990 ईस्वी में किया गया था। और इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है, इसका अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 950 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों इसमें जो प्रमुख रूप से किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, तो ये बाघ के लिए जाना जाता है। आप नाम से भी देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व बाघ के लिए ये फेमस है। तो चलिए बात करें अब अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश ने के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था ऑप्शन बी, इराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन इन ऑप्शन में से किसका होता है। तो दोस्तों बिहार में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा लीची का होता है, ऑप्शन के हिसाब से लीची। और लीची में भी किस जिले में बिहार के, तो मुजफ्फरपुर जिले की लीची, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। बात करें दोस्तों चावल की, तो चावल में पश्चिम बंगाल अग्रणी है। बात करें आम की, तो आम में उत्तर प्रदेश यूपी अग्रणी है। और बात करें गन्ना की, तो गन्ना में भी यूपी अग्रणी है। बात करें दोस्तों अगर विश्व की, थोड़ा विश्व के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम में आपके विश्व के बारे में भी सवाल पूछ दिया जाए। तो चावल की अगर विश्व में बात करें, तो चावल का विश्व में भारत का जो स्थान है, भारत का विश्व में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। और विश्व में जो चावल का पहला स्थान रखता है वो रखता है चीन में चावल सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। बात करें दोस्तों गन्ना की, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो भारत का विश्व में गन्ना की स्थिति में इसमें भी दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है। और पहले नंबर पर जो है दोस्तों वो ब्राजील है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं ब्राजील के बारे में। चलिए बात करें अब अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र जो होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें दोस्तों निजी क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र दोस्तों प्राइवेट क्षेत्र को बोला जाता है, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को जब मिला दिया जाता है तो वो मिश्रित क्षेत्र का निर्माण होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बात इंसुलिन की कमी के कारण यह होता है। और बात करें इंसुलिन खोज की, तो इसका खोज वेटिंग एंड वेस्ट ने किया था, वेटिंग एंड वेस्ट ने। और इसी खोजकर्ता थे, इसी का जन्म दिवस है 14 नवंबर। इसी के जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इंसुलिन की का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है वह है ऑप्शन डी, सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता इनमें से कौन है। तो दोस्तों जो गांधी शांति पुरस्कार का जो नवीनतम विजेता है वह है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैलोस बंदरगाह से उन्होंने अपनी यात्रा को शुरुआत किया था। और बात करें भारत में वो किस बंदरगाह पे पहुंचे थे, तो भारत में वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब पहुंचे थे दोस्तों, तो 1498 ईस्वी में। और वहां पे इसी बंदरगाह पे भारत में एक राजा वहां के जो थे जमोरिन, इनके द्वारा इनका स्वागत किया गया था, जमोरिन के द्वारा। बात करें दोस्तों कि कोलंबस की जो यात्रा प्रस्थान कब शुरू हुआ था पैलोस बंदरगाह से, अगर डेट की बात करें तो 1492 ईस्वी में इन्होंने यात्रा को शुरू किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यात्रा करते करते हुए 1498 में वो भारत पहुंचे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। दोस्तों बात करें अगर चंपारण सत्याग्रह की, तो यह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और यह गांधी जी को बुलाने वाला कौन था, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो थे राजकुमार शुक्ल, जिसने लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये सवाल उठाया था। लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने मांग की थी इसकी कि बिहार में चंपारण में ये आंदोलन होना चाहिए। यहीं पे उन्होंने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया था, आमंत्रित किया था। और इसके बाद ही गांधी जी 1917 में मुजफ्फरपुर होते हुए, पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया अहिंसक रूप से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। बात करें कब शुरू की थी, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कुल मिला के बात करें तो गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों या यहाँ पे बोल सकते हैं लोगों के साथ, उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी पैदल, जिसको जो पैदल यात्रा थी, ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, पैदल यात्रा थी, शुरू की थी। और दांडी जो समुद्र तट था वहां तक कुल दूरी जो उन्होंने तय किया था वो 241 मील की दूरी तय की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 241 मील की दूरी। बात करें कितने दिन में तय की थी दोस्तों, तो 24 दिन लगे थे। 24 दिन उनको लगे थे इस यात्रा को पूरी करने में। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो वहां पहुंचकर उन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून का विरोध किया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विधानसभा की सीटों की संख्या ऑप्शन ए 243 है। बात करें दोस्तों विधान परिषद की, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। विधान परिषद की अगर संख्या की बात करें तो बिहार में 75 विधान परिषद की संख्या है। बात करें लोकसभा
के सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है 40। और बात करें राज्यसभा के सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो बिहार में 16 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगली बार यह पूछ दिया जाए। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो फसल नवंबर से अप्रैल के बीच में होती है वो रबी फसल कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जस्टिस यू ललित, यानी उदय उमेश ललित इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आ जाए। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पे बनाया गया है। और ये डेट आपको ध्यान में रखना है, दिसंबर 2022 में बनकर तैयार हुआ है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 359 फीट है। और दोस्तों इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इस पुल की जो लंबाई है वो 1315 मीटर है, 1315 मीटर इसकी लंबाई है। इसमें अगर कुल स्पॉन की बात करें तो इसमें स्पॉन की जो संख्या दी गई है वो 17 दी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में ध्यान में रख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो पंजाब एक दोस्तों बात करें पंजाब की तो वह कृषि प्रधान राज्य है पंजाब, और उसने कृषि के गत समृद्धि दर को, यानी ऊंची कृषिगत समृद्धि दर को बढ़ा करके वहाँ के गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों चुनाव सुधार की अगर बात करें तो थंगुन समिति, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थंगुन समिति की अगर बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति थी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति थी थंगुन समिति। बाकी तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध दोस्तों चुनाव सुधारों से है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 38 INS विराट हाल ही में खबरों में था वह क्या है। तो दोस्तों INS विराट जो है वह एक विमान वाहक पोत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये नौसेना का पोत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी अगर बात करें कि यह भारतीय सेना में कब लाया गया था दोस्तों, तो ये 16 फरवरी 1953 ईस्वी में भारतीय सेना में इसको रखा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि काल बैसाखी चलती है। दोस्तों काल बैसाखी जो चलती है वो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी ज्यादातर चलती है। और यह क्या होता है काल बैसाखी, तो दोस्तों तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफान होते हैं, यानी तेज गति वाले स्थानीय तूफान को काल बैसाखी बोला जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चलती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तब चित्तरंजन दास CR दास, ऑप्शन डी, और एक और दोस्तों नाम है मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें इसके प्रथम अधिवेशन की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग की बात यानी बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो दोस्तों हैजा की अगर बात करें तो हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और हैजा के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विब्रियो फ्लोरा बैक्टीरिया, ये दोस्तों हैजा के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें क्षय रोग की तो ये भी जीवाणु के द्वारा ही होती है। और क्षय रोग का जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, उसको माइक्रोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस बोला जाता है। ट्यूबरकुलेसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस, एमटीबी, इसको शॉर्ट में अगर बोले तो एमटीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस वायरस बैक्टीरिया, ठीक, एमटीबी क्षय रोग के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें दोस्तों एंथ्रेक्स की तो एंथ्रेक्स के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है वो होता है सीलस एंथ्राइसिस, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें इन्फ्लुएंजा की तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस के कारण होता है, ये जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन डी, यह जीवाणु जनित रोग नहीं है, जबकि यह वायरस जनित रोग है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होगा? दोस्तों जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बात करें इसके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब लोहे के छीलन में मिलाया जाता है तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका रिएक्शन बनेगा FeCl2 प्लस H2। यहाँ पे संतुलित करने पर यहाँ पे 2 लग जाएगा तो 2HCl प्लस Fe बराबर FeCl2 यानी आयरन। बात करें यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड यहाँ पे बन के आएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? दोस्तों जो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसे टिंडल प्रभाव बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय संसाधन। बात करें नवीकरणीय संसाधन की तो वैसे संसाधन जो दोस्तों खत्म होने के बाद भी उपलब्ध हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है वो नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो कोयला, क्योंकि इसका सीमित भंडार है, पेट्रोलियम, गैस, ये सब दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर जो होगा वो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ एसिटिक अम्ल की तो एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें साइट्रिक अम्ल की दोस्तों तो साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। बात करें टार्ट्रिक अम्ल की तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। कुछ और अम्ल की अगर दोस्तों बात करें, जैसे दही की अगर बात करते हैं तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें चींटी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, चींटी हो या बिच्छू हो, इसमें तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर सेब की तो सेब में मौलिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है, मौलिक अम्ल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर मूत्र में, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर बोला जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 47 बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों मीथेन की तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। मीथेन गैस
बात करें अगर बायोगैस में इसकी परसेंटेज की दोस्तों, तो मीथेन गैस जो होता है वह 55% होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन गैस की जो परसेंटेज होता है वह 7.4% होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड वह 35% पाया जाता है बायोगैस के मिश्रण में। और नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन की अगर दोस्तों बात करें, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 2.6%, ये पाया जाता है। हाइड्रोजन अगर सल्फाइड की दोस्तों बात करें, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का कुछ अंश पाया जाता है, बहुत कम, न के बराबर हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों बायोगैस का अगर मुख्य घटक की बात करें, तो मीथेन 55% के साथ, और दूसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड 35% के साथ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो दोस्तों वनस्पति तेल में साधारणतः जो पाई जाती है वह लंबी असंतृप्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 49, सोनालिका कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो दोस्तों सोनालिका एवं कल्याण सोना जो है वह गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, तो एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है RR21, ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए, ये भी गेहूं की ही एक हाई क्वालिटी की किस्म है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्से होते हैं उसे कर्ण पल्लव बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य के कान को 3 भागों में बांटा गया है, एक बाहरी हिस्सा, एक मध्य हिस्सा और एक भीतरी हिस्सा। तो जो बाहरी हिस्से होते हैं उसे कर्ण पल्लव बोला जाता है, मध्य भाग और भीतरी जो भाग होता है उसे कर्णावत बोला जाता है। भीतरी कान के हिस्से को जिससे सुनने में मदद करता है उसे कर्णावत बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आप आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरबेल या कुशकुटा जो है वह परजीवी पोषण को दर्शाता है, जो कि बबूल के पेड़ पे इसका ज्यादातर पाया जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगिनित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और द्विगिनित पद इसमें जो नहीं है भाग वह है डिम्ब अंडा, ये द्विगिनित नहीं होता है। बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय दोस्तों ये द्विगिनित होता है, 2n इसमें पाया जाता है। बात करें अगर युग्मनज की, तो युग्मनज भी आपका 2n पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दलपुंज की अगर बात करें दोस्तों, तो दलपुंज भी यह 2n पाया जाता है, लेकिन डिम्ब में एक गुणित पाया जाता है, केवल n पाया जाता है। बात करें डिम्ब के साथ साथ और कौन है जो एक गुणित है, तो डिम्ब के साथ साथ दोस्तों परागकण ये भी एक गुणित पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो नर युग्मक ये भी एक गुणित पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कलर कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो दोस्तों जो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है? तो वो लाल रंग का होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा वो बैगनी का होगा, बैगनी का सबसे अधिक होगा, और सबसे कम किसका होगा? तो लाल का होगा। यही अगर दोस्तों बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा, तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा लाल का हो जाएगा। और सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम बैगनी का हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसका अगर बात करें तो विशिष्ट गुरुत्व के, तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व जो मापा जाता है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से दोस्तों यह वायुमंडलीय दाब मापा जाता है,
दाब मापा जाता है किसका, तो वायुमंडल का, वायुमंडलीय दाब। बात करें अगर दोस्तों विस्कोमीटर की, तो विस्कोमीटर से किसी तरल की श्ययनता मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसी तरल की श्ययनता। और स्टैग्नोमीटर, स्टैलेग्मोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसके द्वारा किसी पृष्ठ का पृष्ठ तनाव, सतह का पृष्ठ तनाव मापा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, पृष्ठ तनाव मापा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, दोस्तों अगर समस्थानिक की बात करें तो जिसका परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 57, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और जो लैंगिक संपर्क से जो होता है दोस्तों, वो या तो एड्स होता है या उसके बाद अगर बात करें तो ये सिफिलिस होता है, ऑप्शन सी। ये भी दोस्तों लैंगिक संपर्क के कारण ये बीमारी फैलती है, और ये बैक्टीरियल होता है दोस्तों, सूक्ष्मजीवीय रोग होता है। अगर बात करें इसके संक्रमण की कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो दोस्तों इसका बैक्टीरिया का नाम है ट्रैपोनेमा ट्रैपोनेमा पैलिडम। ये दोस्तों इस बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस रोग होता है। हैजा की अगर बात करें तो हैजा के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। हैजा का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है दोस्तों, तो विब्रियो क्लोरा बैक्टीरिया है। बात करें क्षय रोग की दोस्तों, तो क्षय रोग का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एमटीबी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और बात करें एंथ्रेक्स की, तो एंथ्रेक्स का भी हम लोग पढ़े हैं, सीलस एंथ्राइसिस, इसके बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो दोस्तों कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 20 होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों 11 की, तो 11 में जो आता है वह सोडियम आता है, इसकी सोडियम की परमाणु संख्या है, जिसका संकेत की अगर बात करें तो Na होता है। बात करें अगर 14 की, तो ये सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन 14 में। और 18 की बात करें तो 18 में आर्गन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और 20 में कैल्शियम होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम पोषण स्तर होता है वह शाकाहारी वर्ग का होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाकाहारी वर्ग। चलिए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। दोस्तों इमल्सन का जो उदाहरण है वो होगा ऑप्शन सी, दूध एक इमल्सन का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 61, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है, तो दोस्तों जो ऊर्जा निकलती है, मोदित होती है, वो होती है 32.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों जो ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन सी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये SMTP जो ईमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों HTTP की, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोस्तों वेबसाइट के लिए, वेब के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ईमेल के लिए प्रयोग किया जाता है, ये IP इंटरनेट एक्सेस के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, एक व्यास सममित जीगोमॉर्फिक पुष्प का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों एक व्यास सममित की अगर बात करें तो वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मटर। दोस्तों अगर मटर की बात करें तो इसको इधर उधर को अगर देखा जाए तो वह 2 भागों में बट जाता है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ये सब 2 भागों में बट जाता है, इसी को एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण माना जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये जो है वो मोनेरा समूह के उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनेरा समूह। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है
कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और ओजोन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसमें जो अल्फा कणों का स्रोत था वो था हीलियम नाभिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम नाभिक। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं। तो दोस्तों कायिक प्रवर्धन में जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से सभी पौधे समान होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिक रूप से सभी पौधे समान होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज के कुल 68 प्रश्न आप देखे हैं जो कि जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में ही पूछे गए प्रश्न की श्रृंखला थी, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे आपको यह पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो अगला सेट आए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम का नाम है द वे ऑफ स्टडी। इससे जुड़ के आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।